ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 23। ट्राली में मौजूद दो डेढ़ उम्र शख्स अफराद बीच बचाव की कोशिश में लगे हुए थे। चंद मज़ीद अफराद भी वहां जमा हो गए। इनमें एक स्टेशन वैन से उतरने वाले अफराद में से भी था। ये किसी अदारे के सिक्योरिटी गार्ड थे। इन सब लोगों ने मिलकर बीच बचाव कराया। इकबाल का सर फट गया था और इमरान के हाथ पर मामूली चोट आई थी। इस झगड़े को ख़त्म होने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। इमरान की गाड़ी का नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ ट्राली वालों को खासी जिस्मानी ज़रबें आई थी। एक लाचे कुर्ते वाले लड़के की तो कलाई टूट गई थी। थाने कचहरी में जाने की बजाय मामले को वहीं निपटा लिया गया। इस सिलसिले में एक फ़ोन ने भी अहम किरदार अदा किया। ये फ़ोन इमरान ने लाहौर से करवाया था। फ़ोन करने वाला एक SSP था। हम दिन 11 बजे के लगभग वापस पर पहुंच गए। इकबाल के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। इमरान को भी हाथ पर हल्की सी बैंडेज करवाना पड़ी थी। बहरहाल वो दोनों बिल्कुल अशाश पिशाश थे। इनके लिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम रहा था। दोपहर के खाने के बाद मैं ज़रा कब्र सीधी करने के लिए लेटा तो निगाहों में एक बार फिर ट्राली सवारों के साथ होने वाली लड़ाई के मनाज़र घूमने लगे। मुझे अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। पता नहीं वो क्या कैफियत थी जिसके तहत मैं खुद पर झपटने वाले पर आनी राड का इस्तेमाल किया। और ये अकेला वार नहीं था, 2 बार थे। मेरी ज़िंदगी के पहले 2 बार। जो कुछ आज मैंने किया उसकी हमेशा हसरत ही रही थी। अब तक की ज़िंदगी बेशुमार मौके ऐसे आए थे जब मुझे लड़ना चाहिए था लेकिन मैं लड़ नहीं सका था। अपनी इस बेबसी का बदला मैंने हमेशा खुद ही से लिया था। अपने अंदर ही जलता कुड़ता रहा था। अपने आप को अजियत दी थी या फिर अपना सारा गुस्सा किसी हैंड बैग पर उतारा था। मार्शल आर्ट की महारत हासिल करने का जुनून भी दरअसल मेरी इन्हीं महरूमियों व नातवानियों का खजाना था। किसी सोच में खो गए हो जिगर? इमरान की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। कुछ भी नहीं, बस यूं ही लेटा हूँ। यार अब तू यूं ही नहीं लेटना चाहिए, कुछ करना चाहिए। कुदरत ने हमें एक बड़ा अच्छा मौका दिया है। वैसे तो हम शायद सेठ सिराज जैसे बंदे से टक्कर ना ले सकते, लेकिन अब हालात खुद उससे टक्कर ले रहे हैं। शायद इसको मुकाफाते अमल कहते हैं। हमारा इरादा तो कुछ भी नहीं था। उसके अपने करतूत ही उसकी सज़ा को आवाज़ दे रहे हैं। मैंने गहरी सांस ली। इकबाल दूसरे कमरे में सो रहा था। इमरान फैलकर सोफे पर बैठा हुआ था। तुम क्या चाह रहे हो? मैंने उससे पूछा। जो मैं चाह रहा हूँ वो तुम भी अच्छी तरह समझ रहे हो। तुम्हारी मंगेतर सरवत के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिराज का बेटा ओबाश बेटा वाजी था। उसके बाद सरवत की फैमिली के साथ भी जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी सरासर इस खबीस सिराज पर आती है। इन बाप बेटे ने तुम्हें उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताबई ये दोनों किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कम अज़ कम मैं तो इन्हें किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता। मैंने बुझे हुए लहजे में कहा, तुम क्या समझते हो इमरान? सेठ और उसके बेटे को सज़ा मिलने से मुझे वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जो मैंने खो दिया? इमरान ने अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए जवाब दिया, तुम्हारा इशारा सरवत की तरफ है और तुम्हारे दुख की बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैंने तुमसे वादा किया है कि हम इस सिलसिले में भी आसानी से हार नहीं मानेंगे, बल्कि हार मानेंगे ही नहीं, हम सरदर्द की बाजी लगाएंगे। मेरे शहजादे कच्चे घड़े से पर तर जाएंगे और दरिया ही पार नहीं करेंगे बल्कि समंदर पार करेंगे। हम ढूंढेंगे उसको और इतनी शिद्दत से ढूंढेंगे कि इसको मिलना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो बात मैं कर रहा हूँ ये भी गैर अहम नहीं है। कुदरत हमें सेठ से बदला लेने का एक सुनहरी मौका फराहम कर रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वह आसानी से गिरफ्त में आ जाएगा? हो सकता है कि उसके साथ हमारी तवक्को से ज़्यादा लंबे हो,
لیکن ہم بھی تو اس پر نرم ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتے۔ نرم ہاتھ ڈالنا ہوتا تو وہ آج بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آ سکتا تھا۔ کم از کم اس پر ایک عدد پرچہ تو ہو ہی سکتا تھا۔ اس کے لیے چھیدے اور زلیخا کا بیان کافی تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے شک ہو رہا ہے کہ سیٹھ جو کچھ کر رہا ہے اس کا دائرہ ہماری توقع سے زیادہ وسیع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی پڑتال کریں۔ چھیدے نے جو لال کوٹھیوں والی اطلاع دی ہے یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ لال کوٹھیوں والی جگہ ڈھونڈنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا۔ لال کوٹھیوں والی جگہ مل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پتہ چلے گا کہ سراج اور عارف کی باتوں میں بار بار ان کوٹھیوں کا ذکر کیوں آتا رہا ہے۔ یہ میڈم صاحبہ کون ذات شریف ہے، اور کیا سیٹھ سراج جو کچھ ہڑپا میں کرتا رہا ہے ان کا تعلق ان لال کوٹھیوں سے بھی ہے؟ ویسے تو اس سارے معاملے سے بیزاری ظاہر کر رہا تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ اب میرے اندر بھی ایک لہر سی جاگ اٹھی تھی۔ سیٹھ سراج اور اس کے بیٹے کے لیے میرے اندر چند روز پہلے جو بے پناہ نفرت پیدا ہوئی تھی اور جس نے مجھے خودکشی کی طرف مائل کر دیا تھا، اب ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ میں سیٹھ سراج کو سزا کے شکنجے پہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی تھی اس کی بڑی وجہ خود عمران تھا۔ اس شخص کو عجیب و غریب کردار اور اس کا بے پایاں حوصلہ مجھ پر بھی اثر انداز ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لال کوٹھیوں والی جگہ ڈھونڈنا آسان ہوگا؟ یہ ہوئی نا 5 سٹار والی بات۔ وہ خوش ہو کر بولا، اب تم نے دلچسپی ظاہر کر دی ہے تو یہ کام ایسا مشکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ اس کے انداز میں شوخی تھی۔ اس نے الماری میں سے ایک اوور کوٹ نکال کر پہنا، سر پر پی کیپ جمائی اور ہاتھ میں پائپ کی جگہ بڑے سٹائل سے ایک چمچ پکڑ لیا۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر وہ شرلاک ہومز کے سٹائل میں بولا، دیکھو ڈاکٹر واسٹن، میرا مطلب ہے ڈاکٹر تابش، کہ لاہور میں ایک جگہ ہے جو لال کوٹھیوں کے نام سے مشہور ہے۔ لاہور کی آبادی 60-70 لاکھ ہو چکی ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں سے یہ جگہ ڈھونڈنی مشکل تھی، مگر اب ہمارے لیے کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جگہ ایک ایسے علاقے میں ہے جو لاہور ایئرپورٹ کے ارد گرد ہے۔ اس طرح یہ کام کافی شارٹ لسٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو جاتا ہے، میری بجائے ساتھ والے کمرے سے اقبال نے جواب دیا۔ وہ ابھی بیدار ہوا تھا۔ اس کی کنپٹی پر ایک میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ ویری گڈ، میرا خیال ہے کہ کل تم جیلانی اور سرفراز کو لے کر علاقے کا سروے کرو، 2-4 ڈاکخانوں میں جاؤ، مجھے امید ہے اس جگہ کا پتہ چل جائے گا۔ جو حکم وڈے تھانے دار صاحب، اقبال سٹائل سے کہا۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ میں بدستور سنجیدہ رہا۔ ہنسنا اور مسکرانا تو میں جیسے بھول ہی چکا تھا۔ عمران نے بغور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یار ایک بار گھر فون کر لو، تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ پچھلے 2-3 روز میں کم از کم 1 درجن مرتبہ یہ مشورہ دے چکا تھا۔ شروع میں تو مجھے یہ مشورہ بالکل ناقابل عمل لگ رہا تھا، مگر اب میرے رد عمل میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں ایک بار واقعی گھر میں بات کر لوں تو گھر والوں کی پریشانی بڑی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ خاص طور سے مجھے والدہ کی بات سے فکر لاحق تھی۔ میری گمشدگی کی پریشانی انہیں کسی بڑی مصیبت سے دوچار کر سکتی تھی۔ میں نے دیر تک اس معاملے پر غور کیا اور پھر شدید تذبذب میں سے نکل آیا۔ میں نے عمران سے اس کا سیل فون لیا اور گھر کی چھت پر چلا گیا۔ دھڑکتے دل اور لرزتے ہاتھوں سے میں نے گھر کا نمبر ملایا۔ فون والدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے میری آواز سنی اور داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔ اس رونے میں خوشی کا عنصر بھی شامل تھا۔ تم کہاں ہو تابی؟ خدا کے لیے بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تمہیں پتہ ہے میں پورے 2 دن اسپتال رہ کر آئی ہوں۔ کیا تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ کیا مارنا چاہتے ہو مجھے؟ وہ بغیر رکے بولتی چلی گئی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی مرضی سے یہاں موجود ہوں۔ وہ فریاد کناں انداز میں بولی، تم کیوں واپس نہیں آ رہے ہو؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اگر باجی اور اس کے باپ والا مسئلہ ہے تو ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تمہاری پھوپھی کے گھر سرگودا چلے جائیں گے۔ تم کسی بات کی فکر نہ کرو، بس واپس آ جاؤ۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے امی، بس ایک مجبوری ہے
मैं आकर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ दिन मैं नहीं आ सकता, आपको फ़ोन करता रहूँगा। कितने दिन नहीं आ सकते, मुझे ठीक ठीक बताओ, इस तरह हमें इंतज़ार की सूली पर मत लटकाओ। इसी दौरान मैं फ़रा ने वालदा से रिसीवर ले लिया, वो भी रोने बिलकने लगी। भाई आपको मेरी कसम, आप वापस आ जाएं, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मैंने इसको पिचकारा और तसल्ली दी। छोटे भाई आतिफ और चचा वगैरह से भी मेरी बात हुई। इस गुफ्तगू से ये अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ कि पार्क में सेठ सराज के करींदों ने मेरे साथ जो मारपीट की थी उसकी खबर हर एक को हो चुकी थी। शुरू में तो मेरे घर वालों और अजीज़ों को यही अंदेशा था कि मुझे पार्क में मारने पीटने के बाद सराज ने अब से बेजा में रखा हुआ है, वो थाने जाना चाहते थे। ताहम बाद में इलाके के नाज़िम ने सेठ की तरफ से इसकी गारंटी दी कि वे सेठ की तवील में नहीं हो। बाद में मेरी तरफ से इमरान ने मेरे घर फ़ोन भी कर दिया था। इस फ़ोन के बाद घर वालों को कुछ तसल्ली हो गई थी। मैं इमरान के घर की छत पर टहलता और साथ साथ घर वालों से बात भी करता रहा। वो रो रहे थे, मेरी आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। फ़िलहाल मैं इन्हें तसल्ली तशफ़ी के सिवा कुछ नहीं दे सकता था। वालदा मुसलसल फरियादे को ना थी, ताबी तू तो नाश्ता भी नहीं करके गया था, भूखे पेट निकल गया था घर से, तेरी जेब में तो पैसे भी नहीं थे, बस एक जोड़ा था तेरे पास, क्या पहनता है, क्या करता है। मैंने इन्हें बताया कि मैं लाहौर में ही हूँ और अपने करीबी दोस्त के घर में हूँ, मेरी हर ज़रूरत पूरी हो रही है, आप फ़िक्रमंद ना हो। मैंने इन्हें इत्मीनान दिलाया कि दोबारा फ़ोन करूँगा और बात ख़त्म कर दी। हमारे घर के फ़ोन में CLI नहीं थी, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि इमरान का सेल नंबर घर वालों को मालूम नहीं होगा। घर में बात करके मुझे तसल्ली हुई। यूँ लगा सर पर रखा हुआ एक भारी बोझ उतर गया है, और ये एक ऐसा बोझ था जिसके ने पिछले चंद रोज से मेरी गर्दन तोड़ रखी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, ताहम कुछ न कुछ रिलीफ ज़रूर मिल गया था। मैं जिन हालात से गुजर रहा था ये बड़े तंदो तेज़ थे। इमरान के पारा सिर्फ तबाह ने इन्हें मज़ीद तंदो तेज़ बना दिया था। इसके बावजूद सरवत का ध्यान किसी घड़ी भी मेरे जहन से निकलता नहीं था। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इस तरह के बेशुमार सवालात जहन में कुलबलाते रहते थे। मेरे पास सरवत या नसर भाई से राब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। वो पाकिस्तान से यूँ ओझल हुए थे कि अपने पीछे कोई निशान ही नहीं छोड़ा था। इनका वैध निशान उनके महल्ले के प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब थे, जिन्हें वो अपने मकान की फ़रोख्त का ज़िम्मेदार बना के गए थे। बाद अज़ां हाजी साहब ने मुझे बताया था कि नासिर भाई इन्हें मकान का मुख्तियारनामा दे के गए हैं। सेठ सराज के साथ लड़ाई वाला वाक़या पेश आने से पहले 2-3 दफ़ा हाजी साहब के पास गया था, लेकिन वो मुझे नासिर भाई का कोई सुराग फराहम नहीं कर सके थे। बहरहाल उन्होंने हामी ज़रूर भरी थी। 1-2 बार मुझे ऐसे भी लगा था कि शायद वो नासिर भाई की हिदायत पर अमल करते हुए दनिस्ता मुझे मुकम्मल मालूमात नहीं दे रहा। इस रोज़ रात गए इमरान सर्कस में ड्यूटी देकर वापस आया तो मैं जाग रहा था, जबकि इकबाल सर शाम ही खाना खाकर सो गया था। मेरी सुर्ख आंखें देखकर वो अपने मखसूस दिलनशी अंदाज में मुस्कुराया और मेरी तरफ झुककर बोला, क्या बात है जिगर, रोने धोने की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे थे? रोने से कुछ हो सकता तो सारे शहर को डुबो देता। मैंने यहाँ भरी, सरबत याद आ रही है ना, वो कदरे शोखी से बोला। फिर एकदम मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगा, चलो उठो अभी मेरे साथ। कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। भाई सरबत से मिलने चलते हैं। और कहाँ? यहाँ से इस्लामाबाद पहुँचते हैं, वहाँ से वीज़ा लगवाते हैं, सीधा जर्मनी लैंड करते हैं, वहाँ मस्जिदों में नहीं बल्कि गिरजाघरों में ऐलान करवाते हैं कि एक उजले उजले मुखड़े की सोनी सोनी लड़की जिसने पाकिस्तानी लिबास पहन रखा है और उसकी आंखों में किसी का प्यार बसा है, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से निकली, अभी तक वापस नहीं आई और ना ही अपने बारे में कोई इतला दी है। लिहाजा यार मस्करी ना करो, मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ। वो ज़रा पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गया और गौर से मेरी तरफ देखने लगा। अब उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो अचानक बोला, क्यों ना कल ही इन्हीं हाजी साहब के पास चलते हैं जिनसे तुम्हारे नासिर भाई की बात होती है। ये उसने मेरे दिल की बात कही थी। कभी कभी यूँ लगता था जैसे वो
میرے دل کی بات دل میں جھانک لیتا ہے۔ میں نے کہا وہاں جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ناصر بھائی اپنا عطا پتہ تو حاجی صاحب کو بھی نہیں دیتے۔ وہ مسکرایا۔ حاجیوں میں سے کچھ حاجی بڑے پکے پیٹھے ہوتے ہیں، دل کی بات زبان پر نہیں لاتے، بڑی گہرائی ہوتی ہے ان کے اندر۔ ہو سکتا ہے یہ حاجی صاحب بھی اس قسم کے ہوں۔ بہرحال میں ساتھ ہوں گا تو ہم کچھ نہ کچھ کر گزریں گے۔ ہمارا پروگرام بنا کے اگلے روز شام کو ہم حاجی صاحب سے ملیں گے، مگر شام سے پہلے ہی ایک ایسی بات ہوگی کہ یہ پروگرام ملتوی ہو گیا اور ہم ایک دوسرے گمبھیر چکر میں الجھ گئے۔ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ عمران ابھی سو کر اٹھا تھا اور اپنے ہاتھ کی مالش کر رہا تھا۔ یہ ہاتھ ٹرالی سواروں کے ساتھ لڑائی میں تھوڑا سا مڑ گیا تھا۔ بہرحال اب ٹھیک تھا۔ عمران کو امید تھی کل تک وہ سرکس میں موٹر سائیکل کے علاوہ جھولوں والے آئٹم بھی پیش کر سکے گا۔ اچانک اس کے موبائل پر فون گھنٹی بجی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اقبال تھا۔ اس نے عمران کو کوئی من پسند خبر سنائی تھی اور اس خبر کی وجہ سے عمران کے چہرے پہ سرخی جھلکنے لگی تھی۔